नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। तारीख 25 जून 1975, आजाद भारत के इतिहास का वो दिन जिसने लोकतंत्र को धूमिल कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर जो कुछ किया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। देश के कई नेताओं को रातों रात उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। प्रेस मीडिया पर पाबंदी थोप दी गई। जिसने भी विरोध किया उसे जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान कुछ ऐसे संविधान संशोधन भी किए गए जिस पर आज भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब बीजेपी इस अत्याचार वाले काल की सच्चाई जन जन तक पहुंचाने जा रही है। हर जिले, हर ब्लॉक, हर मंडल, हर बूथ, यहां तक कार्यक्रम तय किए हैं। लोगों को बताया जाएगा कि इमरजेंसी में कैसे आम लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए, कैसे संविधान को कुचला गया, कैसे न्यायपालिका और मीडिया को पाबंदियों में जकड़ दिया गया और कैसे विपक्ष को नेस्तानाबूद करने की कोशिश तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने की थी, ताकि आज की पीढ़ी के जो लोग हैं ये भी जान पाएं, समझ पाएं कि आजादी केवल एक बार नहीं मिली थी, बल्कि आजाद भारत में भी आजादी की लड़ाई दोबारा लड़ी गई थी। तो लगातार आपातकाल के इस 50 साल पूरे होने के बाद उस क्षण को, उस समय काल को याद किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि तब जनसंघ के जितने बड़े नेता थे, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, जितने समाज सुधारक नेता थे उन्हें भी जेल में बंद किया गया था। बिना वारंट की गिरफ्तारियां होती थी। प्रेस और मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई थी और एक तरह से मनमाना राज चलाया गया था इस देश में। पच्चीस जून 1975 को इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू की थी और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इसे याद कर रही है और उसकी कोशिश यह है कि जो हुआ था उस वक्त, क्या उसकी सही सच्चाई आज की पीढ़ी के लोग जान रहे हैं? क्या उसकी जो यादें हैं, जो सजा उस वक्त के लोगों ने पाई थी, क्या आज के लोग, आज की पीढ़ी के लोग ये जान रहे हैं? और सवाल यह भी है, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, क्योंकि लगातार ये आरोप उसकी सरकार पर मौजूदा जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के तौर पर ये पूछ रही है कि ये अघोषित इमरजेंसी है। तो बीजेपी का जवाब ये है कि संविधान को कुचलने वाले लोग, इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोग, ये किस मुंह से पूछ रहे हैं, जिन्होंने 2.5 वर्षों तक इस देश में इमरजेंसी लगा कर रखी थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया था, उनकी आजादी छीनी थी। और एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की इस 50 साल के पूरे होने पर जो अभियान चलाया जा रहा है, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हर ब्लॉक, हर बूथ, हर जिले में, हर संभाग में, जिससे ये पता चल सके कि कितना दुख, कितनी सजा उस वक्त लोगों ने महसूस किया था और जो लोग इससे प्रताड़ित हुए थे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी, बहुत स्वागत है आपका। योगेंद्र सिंह जी, जो खुद इस पूरे दौर, इस जब आपातकाल चल रहा था तब वो उन्हें जेल में बंद किया गया था, मीसाबंदी रहे हैं वो।
और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। चर्चा की शुरुआत मैं अमित जी आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि 50 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कैसे उस क्षण लोगों ने जो भुगता था, जो महसूस किया था, वो आज की पीढ़ी के लोग पहुंचे। क्या विचार था इस पूरे कार्यक्रम के पीछे, एक बार दर्शकों के साथ साझा करें। आज हम सब फिर से सतर्क हो रहे हैं ऐसी शक्तियों के खिलाफ जिन्होंने भारत को अपने निजी हित के लिए गुलाम बनाने का प्रयास किया था। आज़ाद भारत को कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने फिर से 21 महीनों तक गुलाम बनाकर रखा, इमरजेंसी लगा करके। उन्होंने अपनी सत्ता को जाता हुआ देखा और संविधान तक को कुचल दिया था। तो जब इंदिरा गांधी ऐसा कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी में अभी के जो लोग हैं वो भी फिर से ऐसा कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा अवसर दिया जाए तो आज हम देश की युवा पीढ़ी के सामने इस खतरे को रख रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि 1975 में जब केवल एक महिला इंदिरा गांधी को अमान्य घोषित कर दिया था कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, केवल इतने से निर्णय पर पूरे देश में आपातकाल जो परिवार थोप सकता है, आज भी वो परिवार सत्ता की लालसा में फड़फड़ा रहा है। आज भी गांधी परिवार ऐसे कई कृत्य करता है जिससे लगता है कि अरे ये तो देश विरोधी हैं। पाकिस्तान में आज गांधी परिवार के लोगों के बयान चलते हैं, चाइना के लोगों से इनकी दोस्ती होती है। जो भारत देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं उनकी शादियों में ये लोग जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो आज हम फिर से याद करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि 1975 में जैसे इंदिरा गांधी ने संविधान को कुचल दिया था, अब गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी या कोई भी ऐसी ताकत भारत देश के संविधान को न कुचलने पाए, लोगों का अधिकार सुरक्षित रहे। और ऐसी ऐसी यातनाएं जो हमारे लोकतंत्र के सेनानियों ने झेली, अरे माता पिता की किसी की डेथ हो गई तो उनकी चिता को आग लगाने नहीं दी इंदिरा गांधी ने। एक पुत्र का एक अधिकार होता है कि अगर उसके माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो वो उनका अग्नि संस्कार करे, अंतिम संस्कार में शामिल हो, लेकिन इंदिरा गांधी जी की बर्बरता ने यह भी नहीं होने दिया। और बिल्कुल अमित जी, ठीक है, राजनाथ सिंह का वो किस्सा मुझे याद आता है जब वो इस पूरी इमरजेंसी के दौरान जेल में थे, उनकी माता जी का देहांत हो गया था और अंतिम संस्कार के लिए उन्हें अनुमति तक नहीं मिल पाई थी। योगेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इमरजेंसी के वक्त वो जेल में भी थे। योगेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी गिरफ्तारी उस वक्त कैसे हुई थी, क्या असर पड़ा था और उस वक्त भारत की जनता क्या सोच रही थी, क्योंकि आप तो उस पूरे कालखंड को आपने इतने करीब से देखा है, महसूस किया और इन यातनाओं के पूरे दौर से आप गुजरे हैं। योगेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है, योगेंद्र जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, वो किस्सा भला कौन भूलेगा, कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में भी जिक्र किया, इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी में, कि कैसे जब कुलदीप नैयर वरिष्ठ पत्रकार, तब पत्रकारों और संपादकों की हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उनके पास थी, तो विद्याचरण शुक्ला, तब के सूचना प्रसारण मंत्री का फोन आया उनके पास, कॉल आया और कहा कि वो लव लेटर कहाँ है। तो ये जो एटीट्यूड था, ये जो संप्रभु वाला एटीट्यूड उस वक्त नेताओं के बीच और खासकर कांग्रेस के नेताओं के बीच आया था, उसे कैसे देखते हैं आप और उसका कितना प्रभाव तब की राजनीति पर पड़ा था, लोकतंत्र पर पड़ा था? देखिए अविनाश जी, आपने एक तो बहुत अच्छे तथ्य के साथ इस डिबेट की शुरुआत की है और आपातकाल के दौरान न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा गया बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। न जाने कितनों पर गोलियां चलाई गई, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, मेरे पिताजी की भी नौकरी छीन ली गई थी। आज योगेंद्र सिंह जी को मैं सामने देख रहा हूं तो मुझे समझ में आता है कि कितने सैकड़ों पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। जो सरकारी अखबार थे, चैनल थे, उन पर जो है सरकारी अधिकारी बैठा दिए गए थे। जब तक वो ओके नहीं करते थे अखबार छप नहीं सकता था।
और मैं IBC 24 के माध्यम से एक रहस्योद्घाटन और करना चाहूंगा। महासमुंद के बहुत वरिष्ठ मीसाबंदी मनीलाल, उन्होंने कहा कि जब वो जेल में बंद थे आपातकाल के दौरान, और उस समय छत्तीसगढ़ के नेता श्यामा किरण शुक्ल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वे मुख्यमंत्री बनाए गए, तो उन्होंने 1 जनवरी 1976 को छत्तीसगढ़ के सभी मीसाबंदियों को जो जेल में बंद थे अपने सिपाहियों से पिटवाया था। ये बात महासमुंद के मीसाबंदी मनीलाल जी ने कही है। तो इससे समझ में आता है कि न सिर्फ आपातकाल थोपा गया, बल्कि जो लोग उस समय सत्ता के खिलाफ लड़े उन्हें भी जेलों के अंदर सिपाहियों से पिटवाया गया। देश में लोकतंत्र की रक्षा हेतु संघर्ष करने वाले सभी महान सेनानियों को कोटिशः नमन। 1975 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल जब लगाया था देश में, आज हम उसकी 50वीं वर्ष मना रहे हैं। यह लोकतंत्र के दुखद और काले अध्याय की बस्ती है। आज का दिन यह बताता है कि राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि वे संविधान को भी धता बता सकते हैं, लेकिन जब सत्ता तानाशाह बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। यह दिन आज का इस देश को एहसास कराता है। सत्ता के करीब दिखने के लिए कैसे यातनाएं दी जाती थी मीसाबंदियों को, एक बड़ा मार्मिक उदाहरण अनिल जी ने दिया है। योगेंद्र सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपके जरिए पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश आप इस वक्त समझना चाहता है कि आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई और जेल के भीतर व्यवहार कैसा होता था, जिसका जिक्र इस वक्त अनिल जी ने भी किया है कि कैसे बदसलूकी होती थी, पीटा जाता था। जी, 1/1/1976 को मैं BSc प्रथम वर्ष का छात्र था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसेवक था, एक सामाजिक कार्यकर्ता था। आपातकाल लगी, क्योंकि हम लोग राष्ट्र भक्त परिवार से थे, तो शुरू से ही छात्र जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसेवक होने के नाते ये आपातकाल के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते थे कि आपातकाल क्यों लगा, किस कारण से लगा। हमारे पिताजी घर से भाग गए थे, हम लोगों को जानकारी नहीं था। मैं BSc का छात्र था और आंदोलन के रूप में हम लोगों ने 1/1/76 को दुर्ग शहर में, मुख्यालय में, दुर्ग जिले के मुख्यालय में आपातकाल के विरोध में नारेबाजी करते हुए, आपातकाल के हटाने के लिए मांग करते हुए एक छात्र के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में उस आंदोलन में शामिल हुआ। और तत्कालीन शासन और प्रशासन मुझे रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि हम लोग, मैं अंडर 18 वर्ष से छोटा था, इसलिए मुझे पोस्ट में रखा गया। और पोस्ट में शुरू में तो कैदियों का व्यवहार हम लोगों के साथ इस प्रकार का था जिसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। हमको ठीक से खाना नहीं मिलता था, दाल में दाल है कि कंकड़ है, चावल में कंकड़ है कि दाल है, रोटी तो देखने से ऐसा लगता था कि डामर है। ले दे के हम लोग की जिंदगी बची, खाने को नहीं मिलता था, अभद्र व्यवहार होता था और ऐसी गालियां कैदी और पुलिस देते थे जिसको व्याख्यान हम नहीं कर सकते। फिर हमारे ऊपर आपातकाल में जो बंद हुए थे तो DRI के अंदर थे, मीसा लगा। फिर मीसा लगने के बाद थोड़ा सा खाने में सुधार हुआ तो हम लोग का स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार तत्कालीन सरकार ने, श्रीमती गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगाकर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी, वकील, छात्र, पत्रकार, न्यायपालिका, क्या पालिका, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिनका मुंह बंद कर दिया था और लोकतंत्र और प्रजा। बिल्कुल, संविधान की आत्मा को एक तरह से कुचलने की प्रयास उस वक्त किया गया था और वो दिख रहा था कि सत्ता से बड़ा उस वक्त कुछ नहीं है और जनता को मामूली समझने का जो भ्रम है वो पाल लिया था उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने। अमित जी, मैं आपके पास लौटता हूं कि जब जिक्र हुआ राजनाथ सिंह का, ऐसे कई नेता थे जो
घर में अखबार पढ़ रहे थे, कोई नाश्ता कर रहा था और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। जनसंघ के सबसे बड़े नेताओं में शुमार जो पहली पंक्ति के नेता थे वो सब उस वक्त गिरफ्तार थे। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा जनसंघ पर, बाद में बनी बीजेपी पर, और आज 50 साल बाद इसे याद करने के पीछे का जो आइडिया है मैं आपसे वो भी समझना चाहता हूं। कि 50 साल बाद जो ये आइडिया भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के सिंह जी को मार्ग पर चलती है। उन्होंने योगेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, अमित जी इसका जवाब देंगे जी, जिसकी वजह से लोकतंत्र की हत्या की। ठीक है अमित जी पूरा करें। मैं पहले योगेंद्र सिंह जी को, और उन्होंने जो यातनाएं सही हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, और ऐसे सभी लोकतंत्र के सेनानी जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। देखिए हम अंग्रेज़ों से तो जीत गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी ने भारत को गुलाम बनाने का जो ये प्रयास किया, ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये कोई 1, 2 दिन 3 दिन की बात नहीं थी। इसमें लाखों परिवारों ने अपने करियर की आहुति दे दी, कई लोगों की जान चली गई, और जो जेल में यातनाओं की बात हो रही है, महिलाएं अगर बीमार रहती थी तो उन्हें दवाई तक नहीं दी जाती थी, इतनी क्रूर थी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी उस वक्त। तो ये जो हुआ है ये कोई 5000 साल पुरानी बात नहीं है अविनाश जी, ये 50 साल पुरानी बात है। और आज भी हम अगर देखते हैं, गांधी परिवार का एटीट्यूड वही है, कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड वही है। ये लोग जनता को कुछ नहीं समझते हैं, सत्ता इनके लिए सर्वोपरि है। देखिए संजय गांधी, इन्होंने करोड़ों लोगों की जबरन नसबंदी करा दी, क्या ये सही था? क्या उसका अधिकार था उनको? क्या सिख दंगे जो कांग्रेस पार्टी ने करवाए उसका अधिकार था उनको? राहुल गांधी ने एक चुनी हुई सरकार का अध्यादेश मीडिया के सामने फाड़कर फेंक दिया, क्या उन्हें अधिकार था? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने योगेंद्र सिंह जी जैसे कई लोकतंत्र सेनानियों को, जिनको पेंशन मिलती थी, उसको बंद कर दिया। अभी पिछले टर्म की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो आज भी इनका एटीट्यूड वही है, आज भी जनता को ये हम सतर्कता से रहने का संदेश देते हैं कि कांग्रेस पार्टी से हम सबको बच के रहना है, क्योंकि प्रदेश का हित, देश का हित इनके लिए सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र इनके लिए सर्वोपरि नहीं है, इनके लिए सत्ता ही सर्वोपरि है। अनिल द्विवेदी जी, क्या ये एक आयरनी नहीं है, जिन्होंने आकाशवाणी में किशोर कुमार के गाने बैन करा दिए, जिन्होंने किस्सा कुर्सी का फिल्म का रील जला दिया, वो आज ये कहते हैं, जिन्होंने नसबंदी के नाम पर 80 साल के बुजुर्ग की भी नसबंदी की और 25 साल जिसकी अभी शादी हुई है उसकी भी नसबंदी करा दी केवल HMT की घड़ी के नाम पर। तो क्या ये आयरनी नहीं है? उसी पार्टी के लोग आज ये कहते हैं कि अघोषित इमरजेंसी इस देश में है। कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? क्योंकि पत्रकारों के साथ भी ऐसा सलूक वहां पर हुआ था जिसे भूल पाना शायद मुश्किल है किसी पत्रकार के लिए। देखिए अविनाश जी, बिल्कुल देश का जो विपक्षी दल है, खासकर कांग्रेस है, वो ये ऐलान करती रही है कि इस देश में वर्तमान में अघोषित इमरजेंसी लागू है। और देश के जो बड़े बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूब में पिछले कई सालों से एक भ्रम फैला रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं, 2014 से ही शुरू हो गया था और आज 2025 है। इन 11 सालों में कितने पत्रकार जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते रहे, वो रोज वीडियो जारी करते हैं सरकार के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। कितने पत्रकार जेल भेजे गए। सबको स्वतंत्रता की आजादी है बोलने की, और सब बोल रहे हैं, लगातार जहर उगल रहे हैं, फिर भी उनकी स्वतंत्रता की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी हुई है। तो ऐसे में कैसे ये साबित होता है कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी है? कांग्रेस के नेता संविधान की पुस्तक हाथों में लेकर भले ही संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हो, लेकिन आपातकाल क्यों लगा इसका जवाब वे आज तक नहीं दे सके। कांग्रेस ने पंजाब दंगों को लेकर माफी मांगी थी, क्या वो इमरजेंसी के लिए भी मांग सकते हैं? क्या वो ऐसे तर्क दे रहे हैं जिससे इमरजेंसी सही क्यों, कि देश में क्यों इमरजेंसी थोपी गई? ये साहस नहीं दिखा पा रही है कांग्रेस, उसके नेता भी नहीं दिखा पा रहे हैं। और
यदि ये नहीं हो रहा है तो देश ने यह मान लिया है कि कांग्रेस सरकार का आपातकाल थोपने का फैसला सिर्फ सत्ता बचाने के लिए किया गया था। ये बड़े तथ्य हैं, इस पे इंकार नहीं किया जा सकता। और आज भी कांग्रेस इस बात को लेकर निरुत्तर है। आज भी आपके टीवी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ये साबित नहीं कर सकते कि इमरजेंसी क्यों थोपी गई इस देश के लिए। इस देश का कानून, इस देश का मीडिया, इस देश के नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके आंदोलन और प्रदर्शन करने के अधिकार, सब कुछ ताले लगा दिए गए थे, सबको जेल में डाल दिया गया था। और किस लिए? क्योंकि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। एक कुछ युवा एक गेस्ट हाउस में अपनी जो है योजनाओं को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, जो गुजरात से शुरू हुआ, और उस समय के सरकार को लगा कि ये युवा जो आंधी आई है इससे हमारी सरकार गिर सकती है। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने और बाकी पूरे देश ने उनका विरोध किया, और इसके डर के चक्कर में, सरकार बचाने के लालच में, सत्ता में बने रहने के लिए, बिल्कुल सरकार बचाने की लालच थी, जनता को मामूली समझने का भ्रम था, और सत्ता में बने रहने का वो जो लोभ है वो लगातार था, जिसकी वजह से ये सब फैसले लिए गए थे। योगेंद्र सिंह जी, मैं आपसे संक्षेप में ये समझना चाहता हूं कि उस वक्त जब आप जेल के भीतर थे, जब कुछ ही वर्षों पहले आज़ादी देश को मिली थी और कुछ ही वक्त बाद जब आपको 1975 में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या एक बार भी एक मन में ख्याल आया कि क्या फिर से लोकतंत्र खत्म तो नहीं हो जाएगा? क्या थॉट था उस वक्त आपके दिमाग में, संक्षेप में? भाई साहब, मुगल आए, अंग्रेज आए, और उनका पूरा चरित्र तानाशाही से ओतप्रोत था। उनके हथकड़े, उनके बेंत, उनके बंदूक, उनके अस्त्र के सामने सिर्फ तानाशाही रूप दिखता था। वही रूप उस समय कांग्रेस के रगों में दौड़ रहा था। ये गांधी परिवार पूरा तानाशाही परिवार है, और ये लोकतंत्र को भी नहीं मानती, प्रजातंत्र को नहीं मानती, सबको जेलों में ठोक दी। और जेल में जो यातनाएं सभी निशाबंदियों को थी, वो एक काला पानी से भी कम था, काला पानी से भी ज्यादा था। बिल्कुल, काला पानी भी इस सजा के सामने कम है, उससे ज्यादा जेलों में। जी ठीक है योगेंद्र जी, समय की पाबंदी से हम थोड़े बंधे हुए हैं। अमित जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपका चाहता हूं कि इस वक्त जब देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, 1975 से 77 के बीच का वो आपातकाल याद करना, और लगातार जो आरोप भारतीय कांग्रेस पार्टी आप पर लगाती आई है कि अघोषित इमरजेंसी इस वक्त लगी हुई है, क्या जवाब देंगे उनको इस मंच से आप? देखिए, बड़ी बेशर्मी से राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, जिसने संविधान की बार बार हत्या की, आपातकाल लगाया। 1975 से पहले 1974 में जब एक बड़ा रेल आंदोलन गुजरात में हुआ, तो इन्होंने गुजरात में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, और कई प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को इन्होंने एक चुटकी में खत्म कर दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और ऐसे कई निर्णय इन्होंने सत्ता में रहते हुए लिए हैं जो देश विरोधी निर्णय हैं। तो आज हम सब अगर भारत को विकसित भारत बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। भारत में लोकतंत्र को कायम रखना होगा, भारत में संविधान को लागू रखना होगा, और अगर इसमें सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, गांधी परिवार है। तो हम सब मिलकर के ऐसी शक्तियों से लड़ें, सजग रहें, सतर्क रहें, राष्ट्र सेवा में हमारे लिए कोई बाधा न बन पाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी, योगेंद्र जी, अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से संविधान को लेकर और इस पूरे विषय का जो विमर्श था, जो केंद्र था, जो धुरी थी, वो आपातकाल का वो 2 वर्ष, जिस पर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ जिला, न सिर्फ मंडल, बल्कि संभाग स्तर पर भी और बूथ स्तर पर भी ये कार्यक्रम कर रही है, जिसके जरिए बताने की कोशिश है आज की पीढ़ी के उन युवाओं को, लोगों को, पत्रकारों को, कि कैसे आपातकाल के दौरान आम नागरिकों की जो कानूनन अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, वो छीन लिए गए थे और उन्हें बिना वारंट के कभी जेल में डाल दिया जाता था। किसी गीतकार के गाने आकाशवाणी में बैन हुए जाते थे। नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बुजुर्ग से लेकर युवा तक किसी भी उम्र के लोगों को उठाकर केवल एक HMT की घड़ी के नाम पर नसबंदी करा दिया गया था। तो ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि उस वेदना को, उस दुख को
आज की पीढ़ी के लोग भी समझें। और यही उद्देश्य हमारा था कि उस विमर्श को आपके सामने रख पाएं, जिस विमर्श के जरिए उस काल की जो यातनाएं हैं, मीसाबंदी योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने दर्द साझा किया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।